हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्हें सीट अलॉटमेंट के बाद एडमिशन प्रोसेस को काफ़ी डीपली समझना है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है आफ्टर जोसा या सीसैब में सीट अलॉट होने के बाद। दूसरा, इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को इसमें फी रेमिशन मिलता है या फ्रीशिप मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है जिनके इनकम 1 लाख टू 5 लाख या बिलो 1 लाख होते हैं। उन सब चीज़ों को भी मैं यहाँ सामने रखने वाला हूँ। वो कैसे अवेल करते हैं उन सब चीज़ों पे भी बात करूँगा। और लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि इंपॉर्टेंट डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज इस वीडियो के कंटेंट में क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, तो इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या ये डिस्कस करूंगा। सेकंड, इंपॉर्टेंट कंडीशंस एंड वैलिडेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट। कुछ कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर चीज का होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता है, तो उन सब चीजों को मैं यहाँ रखने वाला हूँ। थर्ड, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, जो कि इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। फोर्थ पॉइंट इज फ्रीशिप, स्कॉलरशिप या फी रेमिशन, वो कैसे अवेल करते हैं वो भी सामने रखूंगा। And last but not the least is important doubts and their clarification. So let's begin this video. सबसे पहले तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। नाउ सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होती है? तो ये आपकी एक प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस प्रूफ कम रिसीट होती है, जो आपको जोसा काउंसलिंग के टाइम 35,000 या फॉर ओबीसी जनरल एंड 15,000 फॉर SC ST पे करने के बाद मिलती थी। तो इसे सिंपली आपको डाउनलोड करके अपने पास इसकी एक कॉपी रखनी है। सेकेंड थिंग, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने होंगे ओरिजिनल फॉर्म में। कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक जिसमें से आपने कुछ ऑलरेडी अपलोड किया था जोसा काउंसलिंग या सीट एक्सेप्टेंस के टाइम, तो वो सारी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट के प्लेस पे आप अपनी क्लास 10th की मार्कशीट भी रख सकते हो, ओरिजिनल वाली। सेकेंड, 12th की मार्कशीट, जो कि आपकी सीट एलिजिबिलिटी का भी प्रूफ है। थर्ड इज मेडिकल सर्टिफिकेट। फोर्थ वन इज अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट, जो आपको जोसा की वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगी। फिफ्थ वन इज ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट। देन इज योर इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। नाउ पासपोर्ट, OCI और PIO कार्ड इफ एप्लीकेबल। PIO क्या होता है? अगर आप फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक पासपोर्ट या PIO या OCI टाइप का एक कार्ड लगता है, उसे आपको अपलोड करना होगा। देन फोटो पासपोर्ट साइज 2, दो पासपोर्ट साइज फोटोज। देन ID प्रूफ के प्लेस पे आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो। देन कम्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर और लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तीनों आपको स्कूल से मिलते हैं, तो जितनी जल्दी हो सकती है स्कूल से अवेलेबल करा लो अगर ये अभी तक कलेक्ट नहीं किया है तो। ये तीनों ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा जो चीज़ है, दो चीज़ और है, जो होता है आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट एंड लास्ट इज योर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो लिसन, ये दोनों चीज़ें जो है, गैप ईयर सर्टिफिकेट एंड एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये हर कॉलेज के लिए वैलिड नहीं है, कुछ कुछ पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कंडीशंस होते हैं। तो इनकी फॉर्मेट आपको उन पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा, जिसमें भी आपको एडमिशन अलॉट हो चुकी है उसे आपको ये डाउनलोड करना होगा। फिर आपको नोटरी ऑफिस में जाके एक स्टैम्प खरीद कर, उसमें लिखा हुआ होगा, एक वैलिड स्टैम्प खरीद कर उस पर ये सारी चीज़ें टाइपिंग करानी होगी और फिर उसे आपको अपने पास रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के अंदर आती है। नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस ऑन कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट थिंग क्या है इसकी, कि जो इसकी डेट ऑफ इशू होनी चाहिए वो April 1 के बाद की होनी चाहिए। काफ़ी सिंपल था, ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है बहुत बार। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका जो होना चाहिए, इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो DC लेवल की होनी चाहिए, DC या DM लेवल की। कुछ स्टूडेंट्स इसमें CO या SDO या तहसीलदार लेवल के बनाते हैं, जो कि इसमें वैलिड नहीं है। अगर आपको वैलिड OBC या कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, OBC SC ST, तो आपको ये DC लेवल की होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर लेवल की होनी चाहिए। ये थी इसकी दो कंडीशंस। ठीक है। लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट की पहली कंडीशन क्या है कि इसकी वैलिडिटी और
सॉरी इसकी जो डेट ऑफ इशू होनी चाहिए वो अप्रैल 1 के बाद की होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन कि इसकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इसे इशू करती है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप लिस्ट में देख पाएंगे कि फॉर बिहार स्टेट इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सीओ है, सर्कल ऑफिसर। फॉर झारखंड इट इज एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। तो इस टाइप से सारे स्टेट्स के लिस्ट आपको शो किए गए हैं, ये इन्हीं से बने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि ये इन्हीं के लेवल के बने हुए होने चाहिए। इनसे अगर कम होते हैं तो भी काम चल सकते हैं, बट थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाना चाहते हैं तो उनके लिए ये इन प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ थर्ड कम्स आवर मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ये सेम होगी जो आपने जोसा के टाइम पे सीट एक्सेप्ट करते हुए आपने इसको अपलोड किया था, ठीक है। यानी कि एक ऑथोराइज्ड एमबीबीएस डॉक्टर की सिग्नेचर होनी चाहिए, उनकी स्टैम्प होनी चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए, और ये प्रॉपरली फिल्ड, ड्यूली प्रॉपरली फिल्ड होनी चाहिए। एंड ये सेम होगी और जो आपने जोसा के सीट एक्सेप्टेंस करते टाइम आपने अपलोड करा था। तो एक बार काफ़ी ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लास्ट ईयर तक यानी कि एकेडमिक ईयर 2019-20 तक जो एडमिशन प्रोसेस होती थी वो कैसी होती थी। तो अगर शॉर्ट में बताऊँ तो अगर मान लो कि अगर आपको कोई सीट जोसा की किसी राउंड में, लेट्स सपोज आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई, तो फिर आपको जो सीट अलॉटमेंट के बाद फर्दर जो प्रोसेस होते थे वो वहाँ पर नियरेस्ट आईआईटी या एनआईटी में जाके करने होते थे। फॉर एग्जांपल कोई आईआईटी असाइन हुई तो नियरेस्ट आईआईटी में जाके आप रिपोर्ट करते थे, और नियरेस्ट अगर कोई एनआईटी असाइन हुई मिली है तो नियरेस्ट एनआईटी में जाके आप वहाँ जाके रिपोर्ट करते थे। फिर वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते थे वो वेरीफाई कराते थे एंड सीट एक्सेप्टेंस भी पेमेंट करते थे। इसके बाद जो फर्दर राउंड्स की प्रोसेस होती थी वो स्लाइड और फ्लॉट के थ्रू वो ऑलरेडी अपग्रेड होती रहती थी। एंड फाइनल राउंड में जब आपको कोई सीट एक्चुअल में मिल जाती थी तो उस जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलती थी उस कॉलेज में आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई कराने होते थे, और उस कॉलेज की जो एडमिशन फ़ी है, पर्टिकुलर कॉलेज की एडमिशन फ़ी है, वो वहाँ जाके आपको सारे पे करने होते थे। जो भी एंटी रैगिंग या फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट, जो भी इस कॉलेज की जो एडिशनल चीज़ें थी वो कॉलेज में जाके आपको करना होता था। लेकिन इस ईयर कोविड सिचुएशन को काफ़ी इफ़ेक्टिवली देखते हुए इन्होंने पहली जो प्रोसेस थी वो ऑनलाइन करी। यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है तो आपकी सीट अलॉटमेंट की फर्दर जो प्रोसेस थी वो ऑनलाइन हुई। यानी सीट अलॉटमेंट के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो ऑनलाइन किया, इसके बाद फीस भी ऑनलाइन पेमेंट किया। फिर आपकी जो फर्दर राउंड्स चल रही हैं और जो अपग्रेडेशन हो रहा है थ्रू फ्लॉट एंड स्लाइड ऑप्शन, वो ऑनलाइन हो रही है, वो सिमिलर है। बट लास्ट राउंड में जब आपको कोई सीट मिल जाएगी, फाइनल असाइन हो जाएगी, तो इसके बाद आपको उस पर्टिकुलर आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी जीएफटीआई जो भी कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने होंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, अदरवाइज फिर से वो फिजिकल अपीयरेंस या रिपोर्टिंग के लिए आपको वहाँ बुलाएंगे जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस क्या है कि वो आपको वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई कराने के लिए बोलेंगे, और जो एडमिशन फ़ी है, एंटी रैगिंग या कुछ भी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे ही कलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो हॉस्टल मेस वगैरह जो भी हैं वो अपनी वेबसाइट से ही वो असाइन कर लेंगे सारी चीज़ें, या हो सकता है कि वो फिजिकली वो रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन दे दें। तो ये चीज़ें आपको जोसा के लास्ट राउंड तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यार ये थी इसकी एडमिशन प्रोसेस जो मोस्ट प्रोबेबल इस साल होगी। बट जो लास्ट ईयर की डाटा थी, लास्ट ईयर की जो प्रोसेस थी उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। तो इस साल दो ही चांसेस हैं, या तो जो अब फर्दर जो एडमिशन की प्रोसेस होगी फाइनल जोसा राउंड के लास्ट राउंड के बाद, वो या तो फिजिकल होगी या तो वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप, स्कॉलरशिप एंड फ्री रिविजन। तो इसमें बेसिकली दो कैटेगरी आपके होंगे। पहला कैटेगरी होगा आपकी, अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको ट्यूशन फी की 2/3 फी माफ हो जाती है। सेकंड, अगर आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से भी कम है तो आपकी पूरी फी माफ हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर पूरी इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फी 1 लाख रुपीस है तो अगर आप पहले कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको सिर्फ 34,000 पे करने होंगे, और अगर आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको एक भी रुपया उसमें नहीं देना होता, ठीक है।
अब इस 2 कैटेगरी में फॉल करने के बाद भी सर्टेन सिचुएशंस या सर्टेन कंडीशंस होते हैं, तो उन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो इन कंडीशंस के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ। उस वीडियो में कंप्लीटली डेप्थ में मैं कवर करूँगा कि फ्री शिप या फ्री रेमिशन प्रोसेस कैसे होती है, कैसे आप अपनी फ़ी को रिफंड कर पाते हो। जो भी स्टूडेंट इन 2 कैटेगरी के में आते हैं तो उनके कौन-कौन से सर्टिफिकेट देने होते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, कब ये प्रोसेस होती है और कब उन्हें रिफंड मिलती है, ठीक है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द आ जाएगी, अब उनको देख लेना। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो के इंपॉर्टेंट डाउट्स। तो पहला डाउट ये आता है कि लेट्स सपोज आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट या एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप इनमें से आपकी रेडी नहीं है और इंस्टीट्यूट ने मांग लिया तो आप क्या कर सकते हैं। इन दैट केस आपको एक रिक्वेस्ट लेटर देना होता है, जिसके बाद काफ़ी ऐसा केसेस में देखा गया है, जिसके बाद इंस्टीट्यूट जो है आपको एक्सटेंडेड 10 to 15 डेज का टाइम देती है, जिसमें आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होते हैं। तो ये काफ़ी एक्सट्रीम केसेस में आपको ऐसा करना होता है। सेकेंड डाउट कि लेट्स सपोज आप किसी ऐसे कैटेगरी में फॉल करते हो जिसमें आपकी फ़ी 2/3 माफ़ हो रही है या पूरी माफ़ हो रही है ट्यूशन फी की, तो उस केस में क्या आपको पूरी पेमेंट करनी होगी एडमिशन के टाइम। तो ये यार आपकी कॉलेज पे डिपेंड करती है। कुछ कॉलेज लाइक एनआईटी सिलचर एनआईटी सिलचर, ये जो है ये आपकी पूरी फी नहीं लेती है, पूरी रिड्यूस्ड फी जो होती है पहले ये वेरीफाई कर लेती है कौन से कैटेगरी में कौन सा स्टूडेंट है, इनको फ्री शिप अवेल कराना होता है, ये पहले चेक कर लेती है, इसके बाद उनको रिड्यूस्ड फी ही पेमेंट करना होता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द एनआईटीज में आपको पहले पूरी कंप्लीट पेमेंट करनी होती है, ये अराउंड 1,10,000 1,20,000 के आसपास होता है, पूरी फी आपको पे करना होता है। आईआईटीज की भी में भी सेम है। इसके बाद वो एक अलग प्रोसेस करते हैं, फिर जाके वो रिफंड करते हैं पैसे, ठीक है। तो यार इसी के साथ इस वीडियो की एंड पर आ गए हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई डाउट्स रह गए तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों से, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। और एक बात कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपकी फ़ी रिमिशन प्रोसेस के ऊपर होगी, कि अगर मान लो अगर आप किसी के भी कैटेगरी में फॉल करते हो कि अगर आपकी फ़ी माफ़ हो रही है ना, 2/3 या कंप्लीट ट्यूशन फी माफ़ हो रही है, तो उस केस में अगर फिर भी अगर आपने पूरा कंप्लीट पेमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आप कैसे उस फी को फिर से रिफंड करा सकते हो, इस पे कंप्लीटली डेप्थ वीडियो आएगी। तो उस वीडियो के लिए आप वेट करना, वो जल्दी 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। तो तब तक स्टे ट्यून्ड।